गुड इवनिंग दोस्तों, श्री राम कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में अपन चर्चा कर रहे थे मौलिक अधिकारों के ऊपर। मौलिक अधिकारों के बारे में अपन ने 2 आर्टिकल पढ़े थे, यानी कि समानता का अधिकार चल रहा था जिसमें अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 के बारे में अपन ने चर्चा की थी। शुरू करने से पहले एक बार पिछली क्लास में रिवाइज कर देता हूँ कि अपन ने देखा था मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक किया गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, जबकि वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। यानी कि एक मौलिक अधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया है, और वो हटाया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। मोरारजी देसाई की सरकार थी उस समय। अनुच्छेद 31 जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था, उस संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा करके अनुच्छेद 300 क के तहत एक विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। यानी ये अगर अपन देखें तो वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार है, और 6 मौलिक अधिकारों में अपन ने पढ़ा था आर्टिकल 14 विधि का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समान था, आर्टिकल 14 में उल्लेख था। फिर आर्टिकल 15 की बात की थी। अनुच्छेद 15 में प्रावधान किए गए थे, व्यापक तौर पर है अनुच्छेद 15, जिसमें अनुच्छेद 15 में प्रावधान था कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, जन्मस्थान, लिंग, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह आर्टिकल 15 में उल्लेख था। फिर आर्टिकल 15 में अलग अलग समय में अलग अलग संशोधन के द्वारा नए आर्टिकल जोड़े गए थे। नेक्स्ट अपन आज चर्चा करेंगे अनुच्छेद 16 की। अनुच्छेद 16 के बारे में अगर देखा जाए, यानी कि आर्टिकल 16 की अपन बात करें, अनुच्छेद 16, यानी कि अपन पढ़ रहे हैं पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक वर्णन है। यानी कि अनुच्छेद 14 से 18 तक के प्रावधान समानता का अधिकार पढ़ रहे हैं, और समानता के अधिकार में अपने सामने आर्टिकल 16, 2 आर्टिकल पढ़ चुके थे, तीसरा आर्टिकल है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 की अगर बात की जाए तो इस अनुच्छेद 16 में सामाजिक आरक्षण को परिभाषित किया गया है। किसको परिभाषित किया गया है? सामाजिक आरक्षण। सामाजिक आरक्षण, सामाजिक आरक्षण को परिभाषित किया गया है, या सामाजिक आरक्षण की परिभाषा आर्टिकल 16 में दी गई है। यानी कि आर्टिकल 16 में किसका उल्लेख है? सामाजिक आरक्षण का उल्लेख है। दोस्तों, आरक्षण की अगर बात करें तो आरक्षण शब्द सुनते ही कई लोगों के मन में तनाव उत्पन्न हो जाता है, लेकिन है इसके अंदर प्रावधान तो अपने को पढ़ना ही पड़ेगा। और आर्टिकल 16 की अगर बात करें तो बड़े व्यापक स्तर पर यह आर्टिकल है। और आर्टिकल 15 और 16 2 ऐसे अनुच्छेद हैं जिनसे सामान्य तौर पर प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन अगर जब भी इनसे प्रश्न बना है या जब भी एग्जाम में आर्टिकल 15 और 16 को लेकर के प्रश्न आया है, तो एक सामान्य अभ्यर्थी के लिए उनको सोल्व करना आसान नहीं है, क्योंकि कई अभ्यर्थी केवल मेन हेडिंग को रट के जाते हैं, और यहाँ से अगर प्रश्न बनता है तो वो व्यापक स्तर पर बनता है, और अधिकतर सामान्य तौर पर प्रश्न का आंसर देना संभव नहीं हो पाता है अगर आपने ऊपर से पढ़ा है तो। अगर डिटेल से पढ़ा है तो कोई समस्या है नहीं। आज अपन आर्टिकल 16 की व्यापक तौर पर चर्चा करेंगे कि आर्टिकल 16 में किस प्रकार से प्रावधान किए गए। यानी कि आर्टिकल 16 में आपको स्पष्ट होना चाहिए कि इसके अंदर व्यापक प्रावधान है। क्या है? व्यापक प्रावधान है, यानी कि बहुत बड़े तौर पर है ये आर्टिकल, आज पूरा नहीं होगा, ये 2 क्लासों में बांट के पढ़ेंगे अपन। इसके प्रावधान की अगर बात की जाए तो आर्टिकल 16 में मूल रूप से 4 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? मूल रूप से 4 अनुच्छेद थे। यानी कि मूल रूप से 4 थे, और फिर बाद में 4 और जोड़ दिए। कितने जोड़ दिए? बाद में 4 और जोड़े। बात समझ रहे हो ना आप? मूल रूप से 4 आर्टिकल इसमें जुड़े हुए थे, बाद में 4 और जोड़ दिए गए, यानी कि टोटल कितने आर्टिकल हो गए अनुच्छेद 16 में? 8 हो गए। मूल रूप से अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 16 1, अनुच्छेद 16 2, अनुच्छेद 16 3 और अनुच्छेद 16 4, ये मूल रूप से थे। और फिर बाद में अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 16 4A
बाद में जोड़ा गया, फिर अनुच्छेद 16(4)(b) बाद में जोड़ा गया, फिर अनुच्छेद 16(5) और अनुच्छेद 16(6), ये 4 आर्टिकल बाद में जोड़े गए थे। अब अगर बात करें अपन, ये जो मूल 4 आर्टिकल थे 16(4) में, वो कौन कौन से थे और बाद में जोड़े गए वो कौन कौन से थे। तो अगर बात करें अपन मूल आर्टिकल 16(1) की, अगर बात करें, किसकी बात करें, अनुच्छेद 16(1), अनुच्छेद 16(1) की अगर बात की जाए, अनुच्छेद 16(1), अनुच्छेद 16(1) की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 16(1) में कहा गया है कि राज्य के अधीन, है ना, राज्य से तात्पर्य यहाँ सरकार से है, राज्य से आप पर्टिकुलर किसी एक राज्य से अर्थ न लगाए, राज्य से तात्पर्य है सरकार। यानी कि कहा गया है कि राज्य नागरिकों, आपको मैंने कल बताया था कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। तो आर्टिकल 16(1) में कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ नियुक्ति व नियोजन के अवसरों में भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि आर्टिकल 16(1) की अगर बात की जाए तो 16(1) कहता है कि राज्य के अधीन पदों पर, राज्य के अधीन पदों पर नियोजन एवं, राज्य के अधीन पदों पर नियोजन एवं नियुक्ति, यहाँ बात की गई है कि राज्य के अधीन जितने भी पद हैं, राज्य के अधीन जितनी भी प्रकार की वैकेंसीज हैं, उस वैकेंसी में नियोजन एवं नियुक्ति के संबंध में नागरिकों को अवसर की समानता, किसकी समानता, अवसर की समानता। बात समझ रहे हो? एक बार पुनः मैं रिपीट करता हूं, आर्टिकल 16(1) अवसर की समानता प्रदान करता है। किसकी समानता प्रदान करता है? अवसर की। किसको? नागरिकों को। यानी कि राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले सभी नागरिकों को समान रूप से अवसर की समानता होगी। ये बात आर्टिकल 16(1) कहता है। अवसर की समानता किसमें होगी? नियोजन एवं नियुक्ति के संबंध में अवसर की समानता। यानी कि राज्य के अधीन जितने भी पद हैं उनमें नियोजन और नियुक्ति, यानी कि नियुक्ति रोजगार के संबंध में जो नियोजन, जो प्लानिंग की जाएगी उसमें, और जो नियुक्ति दी जाएगी उसमें, नियोजन और नियुक्ति में अवसर की समानता होगी। अगर यहाँ पर बात करें तो अपन ने पिछली क्लास में जब प्रस्तावना पढ़ी थी, उस प्रस्तावना की अगर यहाँ पर अपन बात करें तो प्रस्तावना में समानता की बात आई थी, इक्विलिटी। और प्रस्तावना में कहा गया था कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। क्या कहा गया था प्रस्तावना में? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। जबकि आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16(1) क्या कहता है? अवसर की समानता। यानी कि प्रतिष्ठा शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में हुआ है, जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(1) की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 16(1) में प्रतिष्ठा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। प्रतिष्ठा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। बात समझ रहे हो ना? प्रतिष्ठा शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में हुआ, लेकिन अनुच्छेद 16(1) में प्रतिष्ठा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। केवल अवसर की समानता पर बल दिया गया है। यानी कि जो अवसर की समानता है, उस अवसर की समानता में ही अंतर्निहित है प्रतिष्ठा। क्या है? अंतर्निहित है प्रतिष्ठा। अवसर की समानता में ही अंतर्निहित, यानी कि अगर अवसर मिलता है तो व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा साबित या सिद्ध कर सकता है। तो आर्टिकल 16 आपको समझ में आया होगा कि आर्टिकल 16(1) में क्या है? राज्य के अधीन पदों पर नियोजन एवं नियुक्ति के संबंध में अवसर की समानता प्रदान की जाएगी। यानी कि अनुच्छेद 16(1) क्या कहता है?
नियुक्ति और नियोजन में अवसर की समानता या लोक नियोजन के अवसर में समानता नागरिकों को प्रदान की जाएगी। ये था आपके सामने आर्टिकल 16(1). फिर अगर अगली बात करें अपन, तो अगला अनुच्छेद है आपके सामने अनुच्छेद 16(2). अनुच्छेद 16(2) की अगर बात करें अपन, तो अनुच्छेद 16(2) में यानी कि जिस तरह से आपने 15(2) पढ़ा था उससे ही मिलता जुलता प्रावधान है आर्टिकल 16(2) में। 16(2) की अगर बात की जाए तो सेम लाइन रिपीट होगी यहां पर कि राज्य नियुक्ति एवं नियोजन, राज्य नियुक्ति एवं नियोजन यानी कि राज्य जो है वो नियुक्ति एवं नियोजन के संबंध में नागरिकों के साथ, किसके साथ, नागरिकों के साथ, व्यक्ति शब्द का प्रयोग नहीं होगा, नागरिक शब्द, नागरिकों के साथ, नागरिकों के साथ यानी कि राज्य नियुक्ति एवं नियोजन के संबंध में नागरिकों के साथ धर्म, जाति, जन्म स्थान, लिंग, मूलवंश। कुछ याद आया आप लोगों को? ये अपन कल पिछली क्लास में जब आर्टिकल 15(2) पढ़ा था, उस आर्टिकल 15(2) में कहा गया था कि धर्म, जाति, जन्म स्थान, लिंग और मूल वंश, मूल वंश के आधार पर सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश के लिए भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये 15(2) की लाइन थी। अभी अपन पढ़ रहे 16(2) और 16(2) में इन 5 शब्दों के साथ 2 वर्ड और 2 शब्द और जोड़े गए हैं। और उन 2 शब्द की अगर बात करें तो एक तो है आपके सामने उद्भव और दूसरा है निवास स्थान, निवास स्थान। यानी कि आप बात को समझ रहे होंगे कि अनुच्छेद 16(2) में कहा गया है कि धर्म, जाति, जन्म स्थान, लिंग, मूल वंश के बाद उद्भव और निवास स्थान के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर, के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। बात समझ गए आप लोग? यानी कि अगर अपन बात करें यहाँ पर तो अनुच्छेद 16(2) कहता है कि किसी भी राज्य किसी भी नागरिक के साथ नियुक्ति और नियोजन के अवसर में इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि उसका धर्म अलग है या उसकी जाति अलग है या जन्म स्थान अलग है या फिर लिंग के आधार पर या फिर मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करा। उसके साथ उद्भव और निवास स्थान को भी यहाँ पर जोड़ा गया है। आप लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि जन्म स्थान, उद्भव और निवास स्थान तीनों तो सेम हो रहे हैं, एक जैसे हो रहे हैं, तो कैसे क्या होगा? देखो, धर्म से आप सभी को परिचित हैं, आप धर्म के बारे में, और इसके आगे अपन आर्टिकल 25 में व्यापक चर्चा भी करेंगे। धर्म, फिर जाति, कोई जाति विशेष हो चुकी है। जन्म स्थान यानी कि जहां पर आपका जन्म हुआ है वो जन्म स्थान। लिंग, महिला पुरुष। और मूल स्थान, जहां से मूल ओरिजिन जो हुआ है वो मूल स्थान कहलाएगा। जन्म स्थान, जहां आप जिस स्थान पर आपने जन्म लिया है। और उद्भव, उद्भव और निवास स्थान दोनों अलग अलग हो सकते हैं या एक ही हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। उद्भव की अगर बात करें तो मूल रूप से आपका उद्भव, आप कहाँ से आपका ओरिजिन हुआ है, और निवास स्थान यानी कि वर्तमान में आप कहाँ निवास कर रहे हो। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लिया जाए कि किसी की पीढ़ियों की बात करें, जैसे मान लिया जाए किसी के दादाजी की बात की जाए, किसी के दादाजी गुजरात से हैं। कहाँ से हैं? गुजरात से हैं, ठीक है ना। लेकिन उनके पुत्र या फिर पौत्र का जन्म जो है, जन्म स्थान मान लिया जाए क्या है? चित्तौड़गढ़ है, और वर्तमान में वो निवास कर रहा है कहाँ पर? जयपुर में। तो इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है कि आपका उद्भव गुजरात से हुआ है, आपका जन्म स्थान चित्तौड़ था और आप वर्तमान में जयपुर में रह रहे हो, तो इस स्थान पर, इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यानी कि आप लोगों को यहाँ क्लियर हुआ होगा कि आर्टिकल 16(1) और 16(2) में और 15(2) में क्या डिफरेंस, यहाँ क्या अंतर है। आर्टिकल 16(1) कहता है कि राज्य नागरिकों को
नियोजन एवं नियुक्ति के अवसर में समानता प्रदान करेगा। जबकि 16(2) कहता है कि राज्य धर्म, जाति, जन्म स्थान, लिंग, मूल वंश, उद्भव एवं निवास स्थान के आधार पर नियुक्ति एवं नियोजन के अवसर में भेदभाव नहीं करेगा। यह आर्टिकल 16(2) कहता है। यानी कि आर्टिकल 16(2) में उद्भव और निवास स्थान दो शब्द नए जुड़े हैं। याद रखना है कि आर्टिकल 15(2) में उद्भव और निवास स्थान शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, केवल धर्म, जाति, जन्म स्थान, लिंग, मूल वंश का ही प्रयोग हुआ है। बात समझ में आई है ना, कि इन आधार पर नियुक्ति एवं नियोजन के अवसर में भेदभाव नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपन आर्टिकल 16(3) की। अनुच्छेद 16(3) अनुच्छेद 16(3) की अगर बात करें अपन कि आर्टिकल 16(3) क्या कहता है। अनुच्छेद 16(3) की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 16(3) कहता है कि राज्य चाहे तो नागरिकों के लिए निवास स्थान के आधार पर विशेष उपबंध कर सकता है। बात समझ में आई। यानी कि आर्टिकल 16(3) में क्या कहा गया है कि राज्य चाहे तो निवास स्थान के आधार पर नागरिकों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। अब देखो आर्टिकल 16(2) और 16(3) की अगर बात करें तो ये थोड़ा विरोधाभास दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? विरोधाभास दिखाई दे रहा है। आर्टिकल 16(2) क्या कहता है कि राज्य नियुक्ति एवं नियोजन के अवसर में किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, जन्म स्थान, मूल वंश, उद्भव एवं निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और आर्टिकल 16(3) में क्या कहा है कि राज्य चाहे तो निवास स्थान के आधार पर विशेष उपबंध कर सकता है। यहाँ पर अगर बात करें अपन तो एक प्रश्न सामने उभर करके आता है, और उस क्वेश्चन की अगर बात करें अपन तो वो क्वेश्चन है आपके सामने कि क्या राज्य निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है। कथन निष्कर्ष के प्रश्नों में अगर इस प्रकार की लाइन दे दी जाए कि क्या राज्य निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है क्या? बात समझ रहे हो ना? क्वेश्चन क्या है कि क्या निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है। आपको इसका आंसर देना है, आपको हाँ और ना में। किसमें देना है? केवल हाँ और ना, नहीं, हाँ या नहीं। बात समझ रहे हो ना? बात क्या है कि निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है या नहीं कर सकता है। मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर दूं कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। यानी कि अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था आर्टिकल 16(2). आर्टिकल 16(2) में क्या कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान, लिंग, उद्भव एवं निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, अवसर की समानता प्रदान की जाएगी। यानी कि आर्टिकल 16(2) की अगर बात करें तो 16(2) में क्या कहा गया है कि निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, जबकि 16(3) में विशेष उपबंध की बात कही है, न कि भेदभाव की बात कही है। क्या कहा है कि विशेष उपबंध कर सकता है, यहाँ पर भेदभाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि निवास स्थान के आधार पर विशेष उपबंध हो सकते हैं, भेदभाव
नहीं हो सकता। तो भेदभाव नहीं का, क्योंकि आर्टिकल 16(2) अगर आप कहोगे कि हाँ भेदभाव हो सकता है, तो अनुच्छेद 16(2) अपने आप में गलत हो जाएगा कि अनुच्छेद 16(2) का सीधा सीधा क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। इस कारण 16(3) में विशेष प्रावधान किए हैं, भेदभाव नहीं। क्लियर हो गई ना बात? तो निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। नेक्स्ट आगे अगर बात करें, मैं इसको पुनः लिखता हूं। अपन पढ़ रहे थे अनुच्छेद 16(3) और अनुच्छेद 16(3) कहता है कि राज्य निवास स्थान के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर विशेष उपबंध या विशेष प्रावधान कर सकता है। तो आर्टिकल 16(3) क्या कहता है कि राज्य नागरिकों के लिए निवास स्थान के आधार पर विशेष उपबंध कर सकता है। अब यहाँ राज्य शब्द से तात्पर्य ये किसी स्टेट से नहीं है ना। विशेष उपबंध करेगा कौन? यहाँ पर राज्य से राज्य सरकार नहीं है, राज्य से तात्पर्य सरकार से है। लेकिन विशेष उपबंध की अगर बात करें तो भाई विशेष उपबंध कौन कर सकता है ना? विशेष उपबंध कौन करेगा? इस बात को अगर अपन देखें तो यहाँ विशेष उपबंध करेगी संसद। कौन करेगी? संसद। यानी कि जो विशेष उपबंध किए जाएंगे वो किसके द्वारा किए जाएंगे? संसद के द्वारा किए जाएंगे। अगर बात करें इसकी संसद के द्वारा किस आधार पर किए जाएंगे, तो यहाँ आर्टिकल 16(3) में जो विशेष उपबंध की बात हुई है उसमें कहा गया है कि संसद किसी राज्य क्षेत्र से तात्पर्य राज्य सरकार, स्टेट, भिन्न भिन्न राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। संसद राज्य क्षेत्र। दूसरा है संघ क्षेत्र। संघ क्षेत्र से पूरा केंद्रीय प्रशासन आ चुका है, संघ क्षेत्र। और फिर आएगा संघ शासित क्षेत्र, संघ शासित क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। तो तीनों ही स्पष्ट हो चुके हैं आपको यहाँ पर कि राज्य क्षेत्र, संघ क्षेत्र और संघ शासित क्षेत्रों के अधीन पदों पर, संघ शासित क्षेत्रों के अधीन पदों पर नियुक्ति एवं अधीन पदों पर नियुक्ति एवं नियोजन में स्थानीय नागरिकों को प्राथमिकता। बात समझ रहे हो ना? यानी कि यहाँ पर जो विशेष उपबंध, निवास स्थान के आधार पर विशेष उपबंध की जो बात आई है, उस विशेष उपबंध की बात करें तो विशेष उपबंध करेगी कौन? संसद करेगी। और संसद के लिए कहा गया है कि संसद राज्य क्षेत्र, संघ क्षेत्र एवं संघ शासित क्षेत्रों के अधीन पदों पर नियुक्ति एवं नियोजन में स्थानीय नागरिकों को प्राथमिकता देगी। किसको प्राथमिकता देगी? स्थानीय नागरिकों को प्राथमिकता प्रदान करेगी। यानी कि यहाँ पर स्थानीय संसाधनों के लिए स्थानीय नागरिकों को प्राथमिकता देने की बात की गई थी। और जहाँ स्थानीय नागरिकों को प्राथमिकता देने की बात आती है, वहीं पर एक संकल्पना उत्पन्न होकर के आती है और जिसे कहा गया है धरती पुत्र। क्या कहा गया है? धरती पुत्र या भूमि पुत्र की अवधारणा। धरती पुत्र की अवधारणा, यहाँ पर धरती पुत्र की अवधारणा सामने स्पष्ट होकर के आती है। फिर अगर आगे बात करें, यानी कि धरती पुत्र या स्थानीय प्राथमिकता से तात्पर्य है कि स्थानीय संसाधनों पर स्थानीय नागरिकों को पहले प्राथमिकता दी जाए। और इसके संदर्भ में अगर बात करें तो संसद के द्वारा एक संविधान संशोधन किया गया था और वो था 98वां संविधान संशोधन 2013। 98वां संविधान संशोधन हुआ था 2013 में।
और इस 98वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जे 371 में जे 371 जे जोड़ा गया। और आर्टिकल 371 जे की अगर बात करें तो आर्टिकल 371 जे में कर्नाटक के राज्यपाल को स्थानीय नियोजन के अधिकार दिए। यानी कि 98वां संविधान संशोधन 2013 में हुआ था और इस 98वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 371 जे के तहत कर्नाटक के जो राज्यपाल थे, इस कर्नाटक के राज्यपाल को यानी कर्नाटक के कुछ क्षेत्र जिसमें गुलबर्गा और दोआब का क्षेत्र आता है, उस क्षेत्र के नागरिकों को या उस क्षेत्र के जो स्थानीय नागरिक थे उन्हें स्थानीय संसाधनों के ऊपर प्राथमिकता प्रदान की गई थी, जो अनुच्छेद 16(2) का उल्लंघन नहीं माना गया। बात समझ में आई है ना, कि निवास स्थान के आधार पर स्थानीय नागरिकों को प्राथमिकता दे सकती है और कौन देगी? संसद देगी। क्लियर हुई बात? यानी कि यहाँ पर धरती पुत्र की संकल्पना, धरती पुत्र का संविधान में उल्लेख नहीं है लेकिन धरती पुत्र की संकल्पना इसके अंतर्गत अंतर्निहित है। तो ये था आर्टिकल 16(3). ये आपको तीनों आर्टिकल समझ आए होंगे। मैं पुनः रिपीट करता हूं कि अनुच्छेद 16(1) अनुच्छेद अपन बात कर रहे थे अनुच्छेद 16 की। किसकी बात कर रहे थे? अनुच्छेद 16 की अपन बात कर रहे थे। और अनुच्छेद 16 में अपन ने 3 पार्टों में बांट करके इसको पढ़ा है, जिसमें एक पढ़ा था अपन ने अनुच्छेद 16(1), फिर पढ़ा था अपन ने अनुच्छेद 16(2) और फिर पढ़ा था अनुच्छेद 16(3). अनुच्छेद 16(1) क्या कहता है? अनुच्छेद 16(1) की अगर बात करें तो अनुच्छेद 16(1) क्या कहता है कि राज्य नागरिकों को विभिन्न पदों पर नियुक्ति एवं नियोजन के अवसर में समानता प्रदान करेगा। यानी कि आर्टिकल 16(1) में क्या कहा है कि राज्य नागरिकों को नियुक्ति एवं नियोजन के अवसर में समानता प्रदान करेगा। फिर आर्टिकल 16(2) की अगर बात करें तो आर्टिकल 16(2) क्या कहता है? आर्टिकल 16(2) कहता है कि राज्य नागरिकों के साथ धर्म, जाति, जन्म स्थान, लिंग, मूल वंश, उद्भव और निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये आर्टिकल 16(2) में कहा गया है। फिर आर्टिकल 16(3) की अगर बात की जाए तो आर्टिकल 16(3) क्या कहता है कि राज्य चाहे तो नागरिकों के लिए निवास स्थान के आधार पर विशेष उपबंध या विशेष प्रावधान कर सकता है। ये आर्टिकल 16(3) कहता है। आर्टिकल 16(3) में विशेष उपबंध की बात आई है, न कि भेदभाव की। यानी कि निवास स्थान के आधार पर अगर राज्य कोई विशेष उपबंध करता है तो वो 16(2) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। और आपको याद रखना है कि 15(2) में
5 शब्द थे, जबकि 16 दो में 7 शब्द है, जिसमें उद्भव और निवास स्थान 2 और नए जोड़े गए थे। तो ये तो थे आर्टिकल 16 1, 2 और 3। फिर अगला आता है आर्टिकल 16 4। ये आपको समझ में आया होगा। फिर आर्टिकल 16 4 की अगर बात की जाए तो आर्टिकल 16 4 की अपन बात करें, अनुच्छेद 16 4। तो 16 4 की अगर बात करें तो 16 4 में देखा जाए तो नियुक्ति और नियोजन में, यानी कि ये मूल संविधान में था आर्टिकल 16 4। तो आर्टिकल 16 4 में कहा गया है कि राज्य नियुक्ति एवं नियोजन, नियुक्ति एवं नियोजन में कमजोर वर्गों को, किसको, कमजोर वर्गों को आरक्षण प्रदान करे, प्रदान करे। यह आर्टिकल 16 4 में मूल रूप से कहा गया है कि नियुक्ति एवं नियोजन के संबंध में राज्य कमजोर वर्ग के जो लोग हैं, उन कमजोर वर्ग के लोगों को आरक्षण प्रदान करे। अब यहाँ पर मुद्दा आता है, यहाँ से कई प्रकार के आपके मन में प्रश्न आते हैं कि क्या आरक्षण का प्रावधान मूल संविधान से था, क्या आरक्षण मौलिक अधिकार है, क्या आरक्षण को संविधान से हटाया जा सकता है, आरक्षण देने का प्रावधान क्या था, किन किन आधारों पर आरक्षण दिया गया, संविधान में कहाँ कहाँ आरक्षण के संबंध में प्रावधान है। ये कई सारे आपके यहाँ से प्रश्न प्रारंभ हो जाते हैं। इसके बारे में अपन व्यापक चर्चा करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।